अब जब हम पाचन की बात करते हैं तो हमारा जो पूरा पाचन तंत्र है उसमें होता क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं वो जटिल पदार्थ के रूप में होता है, उसको एंजाइमीकृत जब जल अपघटन के द्वारा वो छोटे टुकड़ों में या सरल में भाग में बांट करके अवशोषण के योग्य बनाता है और तभी पाचन क्रिया होती है। पूरी पाचन तंत्र में यही क्रिया होती है। पाचन तंत्र के बारे में हम धीरे धीरे एक एक चीज़ पढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं हम कि इस पाचन तंत्र में होता क्या है। तो इसको हम आहार नाल कहते हैं। आहार हम कहते हैं खाने को, और नाल ये पूरी नली है। जीव विज्ञान में एक खास बात है, ये हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमें अपने बारे में पढ़ना होता है ना, जब तो हम खुद में सोच करके पढ़ सकते हैं कि हमने खाना खाया, वो खाना कहाँ गया, कैसे गया, वहाँ पर कौन सी क्रिया हुई, तो हमको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आहार नाल के साथ कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें से एंजाइम्स निकलते हैं। वो एंजाइम्स के पाचन में सहायक होते हैं। अब पाचन में कैसे सहायक होते हैं इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे, अभी हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे मुख है, हमने कभी मुख खोल के देखा है शीशे के आगे? इस तरह से दिखता है ना। कभी खोल के देखिएगा, पूरा हमारा मुंह कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। और ये दांत है हमारे, ये हमारा मुख हुआ है, ये हमारी जीभ है ना। दांत दोनों तरफ है, ठीक है। अब इसमें ये बात है जीवा की। तो जीभ क्या करती है, आपको पता है जीभ क्या करती है? जीभ पर हमारी बहुत सारी ऐसी कलिकाएं होती हैं, टेस्टी बर्ड्स, है ना, टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि हमने जो खाया है उसका टेस्ट कैसा है। जैसे आगे की साइड क्या होती है हमारी, मीठे के बारे में बताती हैं। देखिए यहाँ जो बर्ड्स होती हैं वो किसके बारे में बताती हैं, हमें मीठे के बारे में बताती हैं। साइड्स में ये नमकीन के बारे में बताती हैं। इधर की पीछे की थोड़ा साइड की तरफ खट्टे के बारे में बताती है ना, कि हमने खट्टा खाया। और बिटर, कड़वा, दवाई खाई जाती है ना। या कोई ऐसी चीज़ होती है जो गले में इधर की साइड लगती है ना, पीछे की साइड, वो इसलिए पीछे की साइड लगती है क्योंकि वहाँ पर कैसी कलिकाएं होती हैं, कड़वे का स्वाद बताने वाली कलिकाएं होती हैं, है ना। और यमी खाना जो खाते हैं वो तो हमारे पूरे जीभ के ऊपर ही आ जाता है ना। तो इस तरह से जीभ का जो है इसमें बहुत बड़ा रोल है हमारे पाचन तंत्र में। फिर हम बात करते हैं दांतों की। मनुष्य में बहुत डिफरेंट टाइप के दांत होते हैं। आपने अपने दांत देखे हैं शीशे में? बहुत अलग अलग तरह के दांत होते हैं ना। तो हम विषम दंती कहलाते हैं। हम मानव क्या कहलाते हैं? विषम दंती कहलाते हैं। और किस तरह के दांत होते हैं यहाँ पे आप देखो, ये देखिए आगे की ओर जो दांत होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं ना। इनको क्या कहते हैं? कृंतक या इंसीजर्स बोलते हैं। फिर उसके बिल्कुल पास में थोड़े से हल्के से नुकीले टाइप के दांत होते हैं, है ना, कैनाइन्स कहलाते हैं वो। तो जो मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर है, कुत्ता है, ये सब क्या होते हैं? इनके कैनाइन्स बहुत तीखे होते हैं क्योंकि ये अपने शिकार को चीरने फाड़ने का काम उसी से ही करते हैं। लेकिन हमारे हैं ये केवल एक एक ही बचे हैं, और बाकी उसके पीछे क्या होते हैं? अग्र चवर्णक, प्रीमोलर्स जिनको बोलते हैं, ये आपको दिख रहे हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये अग्र चवर्णक कहलाते हैं। और ये पीछे के जो दांत हैं, ये जिनको आप मसूड़े में है ना कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? मोलर्स या चवर्णक कहलाते हैं। तो इस तरह से टोटल मिला के एक जबड़े में 16 दांत होते हैं, है ना। वैसे ही दूसरे जबड़े में भी 16 दांत होते हैं, और टोटल मिलके कितने हो गए? 32 दांत। तो इसको एक सूत्र के द्वारा लिखा जाता है, वो मनुष्य का दंत सूत्र कहलाता है 2123 2123। ठीक है, कैसे? आई बराबर, आई मतलब आपके कृंतक, है ना, इंसीजर्स 2/2, फिर कैनायंस 1/1, प्रीमोलर्स 2/2, मोलर्स 3/3, इंटू टू इसलिए किया गया क्योंकि ये एक जबड़े की संरचना है, इसी तरह से दूसरे की होती है। तो अब इसमें आप ये एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग बताए हुए हैं आपको। ये आपके हो गए प्रीमोलर्स, ये हो गए आपके कृंतक इंसीजर्स, ये चवर्णक, और ये हो गए आपके कैनायंस यानी रद्रक। अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे का पार्ट है ना, ये नीचे का पार्ट कहाँ होता है? ये देखिए, ये आपका पूरा जॉ दिखाया हुआ है, जबड़ा दिखाया हुआ है, इसमें यहाँ पर इसमें जाकर के फिट हो जाता है, सांचा होता है ये, है ना। एक खड्डे के जैसी रचना होती है जिसको सांचा बोलते हैं, इसमें जाकर के ये वाला पार्ट जो है वो फिट हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इस संरचना को बोलते हैं, इस व्यवस्था को क्या बोला जाता है? गर्त दंती।
है ना। इसको क्या बोला जाता है? गर्त दंती संरचना कहते हैं इसको, है ना, व्यवस्था। ठीक है। और यहाँ देखिए आप 1 2 3 4 ये 8 इधर है, 8 इधर होते हैं, तो इस तरह से ये पूरे 16 हो गए, है ना। इस चित्र में आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है। और आपको एक बात और मालूम है, आपने बड़े बूढ़ों से ना सुना होगा कि कई बार अपन जैसे बोलते हैं, बीच में छोटे बच्चे आकर के बोलते हैं ना, तो उनको वो क्या बोलते हैं? अरे बेटा तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे अभी, तू रहने ही दे, है ना, सुना है ना कई बार। तो ये दूध के दांत क्या? तो यानी मनुष्य में जो दांत हैं वो 2 बार आते हैं, है ना। तो इसीलिए द्विबार दंती कहलाता है मनुष्य। क्या कहलाता है? द्विबार दंती। एक तो होते हैं दूध के दांत, है ना, जो कि 20 होते हैं और उसमें प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। और एक दांत जो होते हैं वो आते हैं बाद में, जो कि दूध के दांत टूटने के बाद आते हैं, जो क्या कहलाते हैं? स्थायी दांत कहलाते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि दांत होते कैसे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दांत की संरचना जो है वो दिखाई हुई है। इसमें सबसे पहले आप देखो ये रूट, जो कि जब अंदर की साइड होता है ना, गर्त में जो होता है धंसा हुआ सांचे में, जो मैंने आपको बताया। फिर है ग्रीवा और फिर आता है आपका क्राउन, ये ऊपर का पार्ट। ठीक। अब इसमें कैसे ये जो है ना किस तरह से काम करते हैं, ये इसमें यहाँ पे अपन बताते हैं। अब इसमें देखिए ये जो है ये मेन पार्ट आपका, ठीक है, ये पल्प कहलाता है, जिसमें कि रुधिर वाहिनियाँ और तंत्रिकाएं आपकी रहती हैं, है ना। ये पूरा पार्ट, ये रेड कलर का आपको जो पार्ट दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? पल्प या मज्जा भाग कहलाता है, मज्जा गुहा कहलाती है ना। इसके अंदर सारी रुधिर वाहिनियाँ और तंत्रिकाएं होती हैं और इसके नीचे एक छोटा सा छेद होता है ना। और ये मूल, है ना, मूल रंध्र होता है और ये इसका खुला छोर होता है। यहीं से ही क्या होती हैं आपकी ये रक्त वाहिनियाँ जो हैं अंदर की ओर, तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनियाँ इस तरह से अंदर की ओर जाती हैं। फिर आप इसमें ये पार्ट देख रहे हो, ये डेंटिन होता है। ये जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? ये डेंटिन पार्ट। येलो कलर का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? पूरा डेंटिन। ये हार्ड होता है थोड़ा। और ये इनेमल, जो शरीर का सबसे हार्ड पार्ट है, वाइट कलर का जो हमें दिखता है, वो क्या कहलाता है? इनेमल, है ना। इनेमल क्या होता है? वो इनेमल कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पर ये आपको दिख रही है ब्लू पर्पल कलर की एक लाइन, ये क्या करती है? ये इसको जोड़े रखने का काम करती है अपने दांत को अच्छे से, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सीमेंट बोला जाता है। तो ये देखिए ये आहार नाल का पूरा चित्र है आपके सामने। जिह्वा आपने पढ़ ली, ठीक है, लार ग्रंथियाँ इसमें होती हैं, ठीक है, यहाँ पे गले में होती है। अब इसके बाद बात आती है ग्रसनी की। ये पार्ट आपका ग्रसनी। ग्रसनी के बाद, ग्रसनी किससे जुड़ी हुई है? ग्रसिका के साथ। और ग्रसिका किससे जुड़ी हुई है? अमाशय से। तो आज हम इसी पूरे पार्ट की बात करेंगे, ग्रसनी, ग्रसिका और अमाशय की बात करेंगे, है ना। उसके बाद आगे ये अमाशय जो है आपका देख लीजिए, छोटी आंत से जुड़ा है। छोटी आंत किससे जुड़ी हुई है? ये बड़ी आंत से। बड़ी आंत मलाशय से और फिर ये गुदाशय। तो इस तरह से ये पूरी आहार नाल आपकी बन जाती है। और अब अपन बात करेंगे किसकी? ग्रसनी की बात करते हैं। ग्रसनी जो है ये देखिए, ये पूरा पार्ट आपका ग्रसनी है, यानी मुख गुहिका और ग्रसिका। ये ग्रसिका यहाँ से स्टार्ट होएगी, इन दोनों के बीच का ये पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है? इसके पश्च भाग में ये 2 छिद्र होते हैं। ये देखिए, ग्लॉटिस और गुल्लेट, है ना, जिसको एक को बोलते हैं घाटी और एक को बोलते हैं निगल द्वार। ठीक है, ये 2 छिद्र होते हैं। ये देखिए, ये तो है आपका ग्लॉटिस, है ना, और ये है आपका गुल्लेट, इधर वाला ये आपका गुल्लेट। तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना। देखिए, ध्यान से देखिए आप, 2 ग्लॉट, एक तो है आपका ग्लॉटिस, ठीक है, ये आपका ग्लॉटिस हो गया, और ये आपका हो गया गुल्लेट पार्ट। ठीक है, ये 2 पार्ट जो हैं आपके होते हैं, 2 छिद्र होते हैं इसके पश्चिम भाग में। ठीक है। अब ग्रसनी जो है वो निगल द्वार के माध्यम से किसमें? ग्रसिका में खुलती है। ये जो निगल मार्ग है ये वाला, है ना, इसके माध्यम से किसमें खुलती है? आपकी आगे जो है ग्रसनी में, ग्रसिका में खुलती है ना। ग्रसनी किसमें खुलती है? ग्रसिका में खुलती है। ठीक है। और श्वास नली में जो भोजन के प्रवेश को किससे रोकते हैं? घाटी ढक्कन। ये जो आपका एपिग्लॉटिस है, ये रहा एपिग्लॉटिस। ये जो एपिग्लॉटिस है, क्या होता है? हमारे खाने की नली और श्वास की नली साथ साथ है ना। तो खाना जो है वो हमारी श्वास की नली में ना चला जाए, इसलिए क्या होता है? एक वहाँ पर ढक्कन होता है जो कि एपिग्लॉटिस कहलाता है। ठीक। अब हम बात करेंगे कि ये आगे किससे जुड़ी हुई है? आगे ये ग्रसनी ग्रसिका के साथ जुड़ी हुई है।
ये देखिए, ये ग्रसनी थी और ये आपकी ग्रसिका है। ठीक है, अब ये ग्रसिका जो है आपकी 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और आगे जाकर जे आकार के आपके अमाशय के साथ जुड़ जाती है ना। ये जो ग्रसनी है इसके अंदर जो है कुछ सिरोसा है, बाह्यपेशीय स्तर होता है, अधर श्लेष्मिका और श्लेष्मिका स्तर इसमें पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे जब और भोजन की बात करेंगे तब अपन बात करेंगे। अभी आपको इतनी जानकारी कि ये आगे जाकर किससे मिल रही है, आगे जाकर के ये अमाशय के साथ जुड़ रही है। और अब हम बात करेंगे अमाशय की। अमाशय जो है वो 3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें कि एक पार्ट जो है वो ग्रसिका से जुड़ा हुआ होगा, क्यों अभी अपन ने देखा है ना, ये देखा अपन ने कि ये आकर के ये अमाशय से जुड़ रही है जे पार्ट से। तो एक पार्ट तो इसका क्या है, अमाशय से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। दूसरा अमाशय का भाग जो होता है वो ड्यूडेनियम से, ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है। तो जो पार्ट इसका ग्रसिका से जुड़ा हुआ होता है वहाँ से लेकर के आगे बॉडी पार्ट तक जो है पार्ट पूरा का पूरा वो फंडस कहलाता है। और दूसरा पार्ट जो होता है इसका कार्डियक पार्ट कहलाता है, या जठरागम पार्ट कहलाता है। और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है यानी जो ग्रहणी से जुड़ा हुआ पार्ट होता है वो जठर निर्गम पार्ट कहलाता है। तो इस तरह से ये अमाशय जो है ये 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। ये देखिए, ये फंडस पार्ट है, ये पूरा ये 80% पार्ट होता है ना, और ये 20% पार्ट जो है आपका जठर निर्गम और जठरागम। यहाँ पर एक आपकी क्या होती है, कार्डियक पार्ट होता है। ये देखिए, अब यहाँ पर अपन जठरागम पार्ट की बात करेंगे, जिसको कार्डियक पार्ट बोलते हैं। ये पूरा आपका जठरागम पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है, ये जठरागम पार्ट होता है। और ये एक तरफ जो है यहाँ पर इसके क्या होता है, एक कार्डियक संकोचन पाया जाता है। कार्डियक संकोचन जो होता है वो क्या करता है, वो खाने को वापस ग्रसिका में जाने से रोकता है ना, नहीं तो खाना पीछे की तरफ जा सकता है। तो ये कार्डियक संकोचन जो होता है ये क्या करता है, खाने को पीछे जाने से रोकता है। ठीक है, ये यहाँ पर। और ये कार्डियक कपाट, या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जठरागम अवरोधनी। ठीक है, कार्डियक कपाट मीन्स दरवाज़ा टाइप है ना, और या फिर अवरोधनी मतलब रोकने वाली। ठीक है, ये पार्ट होता है आपके। फिर फंडस पार्ट की बात करते हैं तो जो अधिकांश पार्ट है आपका अमाशय का वो क्या होता है, आपका फंडस पार्ट होता है, यानी 80%। और सारे के सारे जो पाचक रस हैं आपके अमाशय के वो यहीं पर ही स्रावित होते हैं, है ना। और ये देखिए, ये केवल जो नीचे का पार्ट है ना ये अलग है, बाकी ये पूरा का पूरा क्या है आपका फंडस पार्ट होता है ना। पूरे इसका मध्य भाग का निर्माण यही करता है। फिर है आपका जठर निर्गमी पार्ट, जो लास्ट वाला पार्ट है आपका, है ना। ये पार्ट जो है पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है, जठर निर्गमी पार्ट कहलाता है। और ये किससे जुड़ा हुआ होता है, ये ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है। ये नीचे का पार्ट ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है ना। और यहाँ पर भी क्या होता है, अब यहाँ पर भी क्या होता है, एक छिद्र होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसे पाइलोरिक छिद्र कहते हैं। और ये पूरा पार्ट भी क्या कहलाता है, पाइलोरस कहलाता है। अब इसका भी एक काम होता है कि ये खाने को वापस पीछे जाने से, यानी वापस अमाशय में आने से ये क्या करता है, रोकता है। ठीक है, ये यहाँ से अगर आपको नहीं दिख रहा तो इस तरह से आप ये पूरा का पूरा आप चित्र जो है अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये आपका ग्रहणी पार्ट है, ये आपका ग्रसिका पार्ट है, ये पूरा का पूरा आपका अमाशय है ना। ये आशा है आपने देख लिया होगा ये पूरा का पूरा, है ना। यहाँ पर ये जठर निर्गम अवरोधनी है ना, जैसे कि उसमें पाई गई थी, ये यहाँ पर ये अवरोधनी है ना, ये खाने को वापस पीछे आने से रोकती है। फिर अमाशय की भित्ति का निर्माण जो है वो 4 स्तरों से होता है। श्लेष्मिका कला, और उसके साथ ही श्लेष्मा स्रावित करने वाली, इसमें बहुत सारी जो है ग्रंथियां होती हैं और कोशिकाएं होती हैं। और ये इसलिए होती हैं क्योंकि जो श्लेष्मा है वो इसको स्वपाचन से बचाती है। अब आप कहोगे ये स्वपाचन क्या है, तो बच्चों आपको मालूम है कि जब भोजन का पाचन होता है तो अमाशय में कौन सा माध्यम हो जाता है, अमाशय में अम्लीय माध्यम हो जाता है। और अम्ल जो है वो क्या करते हैं, जला देते हैं। अगर आपने कभी लैब में गए होगे अपने और अपने HCl को छुआ, अगर गलती से, वैसे छूना मत, कभी भी गलती से भी मत छूना, लेकिन अगर कभी कहीं पर गिर जाता है तो आपने देखा होगा जैसे कपड़ों पर गिर गया तो वो जल जाता है, तो यानी वो जला देता है। तो जब इतना खतरनाक वो
अम्ल हमारे अंदर है तो वो हमारे अंदर के पार्ट को क्यों नहीं जला पाता? तो वो हमारे अंदर के पार्ट को इसीलिए नहीं जला पाता क्योंकि उसमें क्या है, श्लेष्मा उपस्थित है। ये जो श्लेष्मा कला कोशिकाएं और ये श्लेष्मा स्रावित करने वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं, ये क्या करती हैं, श्लेष्मा स्रावित करती हैं, जिससे कि अमाशय की जो भित्तियां हैं उसमें ये श्लेष्मा पूरी फैली हुई रहती है और वो HCl को पूरी भित्ति के, बिल्कुल डायरेक्ट भित्ति के साथ कोई भी कार्य नहीं करने देती है ना, उसको रोके रखती है। तो इस तरह से ये स्वपाचन से बच जाता है। अब ग्रंथियां जो हैं ये दो तरह की होती हैं इसमें, जठरीय ग्रंथि और जठर निर्गम ग्रंथि। अब इनका काम क्या होता है, ये दोनों क्या करती हैं, जठरीय ग्रंथियां अम्लीय जठर रस और जठर निर्गम ग्रंथियां श्लेष्मा स्रावित करती हैं। मतलब दोनों विपरीत कार्य कर रही हैं, एक तो क्या कर रही है, अम्ल कर रही है ना, अम्ल निकाल रही है, और दूसरी क्या कर रही है, श्लेष्मा का स्राव कर रही है। तो दोनों ग्रंथियां अपना अपना काम करती हैं और इन ग्रंथियों की मुख्य कोशिकाएं जो हैं वो क्या करती है, पेप्सिनोजन स्रावित करती हैं। अब क्या होता है कि जो अम्ल कोशिकाएं हैं, कौन सा अम्ल निकालेंगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी आपको बताया कि अम्लीय माध्यम होता है ना। अब ये ग्रंथियां फंडस और मध्यकाय भाग में होती हैं, तो 80% पार्ट आपको पता है ये कवर किए हुए होती हैं। तो जठर निर्गम ग्रंथियां जो हैं वो 20% का पार्ट उनको मिलता है ना। सारा पार्ट तो उन्होंने ले लिया और जठर निर्गम ग्रंथियों को कितना सा मिला, केवल 20% पार्ट मिला। अब इसमें कुछ पेशीय स्तर भी होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। एक तो ये बाह्य अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मीन्स ये इस तरह से लंबाई में है ना, अनुदैर्ध्य होती हैं। और मध्य वर्तुल, ये देखिए वर्तुल मतलब टर्न ले रही है ना, देखिए। और आंतरिक जो है वो तिर्यक। ये 3 तरह की जो है पेशीय स्तर इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से हमने अभी क्या जानकारी ली, पूरी की पूरी हमने जानकारी ली पहले ग्रसनी की, ठीक है। ग्रसनी में हमने बात की कि उसमें जो है 2 तरह के छिद्र होते हैं। साथ ही हमने ये देखा कि उसमें एपिग्लॉटिस होता है जो कि खाने की नली के ऊपर नहीं, श्वास की नली के ऊपर होता है, जिससे कि वो खाना जो है श्वास की नली के अंदर ना चला जाए, है ना। और फिर उसके बाद हमने बात की कि वो जो ग्रसनी है वो किसके, ग्रसिका के साथ जुड़ी हुई होती है। और ग्रसिका जो है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और जे आकार से किस पे जुड़ी हुई होती है, अमाशय से जुड़ी हुई होती है। और अमाशय जो है वो 3 पार्ट उसके होते हैं, है ना। उसका फंडस पार्ट होता है, उसका जठरागम पार्ट होता है और जठर निर्गम पार्ट होता है, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं। और इसके अंदर जो है श्लेष्मा की परत होती है, क्योंकि श्लेष्मा कोशिकाएं जो है श्लेष्मा स्रावित करती हैं। और अम्ल जो है वो इसके अंदर अम्लीय, मतलब माध्यम जो है वो कौन सा होता है, अम्लीय माध्यम होता है ना। और जो ग्रंथियां हैं वो, एक तो ग्रंथि आपका क्या करती है, अम्ल स्रावित करती है, और दूसरी जठर निर्गम ग्रंथि उसको श्लेष्मा का स्रावित करके और उसको बचाने का काम करती है। तो और इसी तरह से जो है वो श्लेष्मा के कारण इसका स्वपाचन नहीं होता है। तो आशा है आपने सारी बात समझ ली होगी, इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। और अब आज के 2 प्रश्न हमारे असाइनमेंट के, अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है, नाम बताइए। साथ ही ग्रसिका पश्च भाग में किस अंग से जुड़ी हुई होती है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। जीवित अवस्था में लगभग 3 मीटर लंबी होती है, आप देखिए बहुत लंबी होती है। और इसका प्रथम खंड जो है 25 सेंटीमीटर लंबा यू आकार की ये ग्रहणी, प्रथम खंड है ये इसका, जो ग्रहणी कहलाता है, ठीक है। और इसमें आप देखिए अग्नाशय वाहिनी, ये तो है आपकी अग्नाशय वाहिनी, ठीक है। और ये है आपकी सामान्य पित्त वाहिनी, है ना। ये दोनों भी इसी भाग में खुलती है, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका कहलाता है ऑडी की अवरोधनी। इसे क्या कहते हैं, ऑडी की अवरोधनी, ठीक है। ये रंध्र पर होती है यहाँ पर, इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए वापस से। सामान्य पित्तवाहिनी, ये आपकी अग्नाशय वाहिनी, ठीक है। ये यू आकार की आपकी ड्यूडेनियम, जिसको कि ग्रहणी कहा गया है ना। और यहाँ पर जो है इस जगह, ये जो है इसको आप अच्छी तरह से देखिए, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, ऑडी की अवरोधनी कहलाता है ना। अब छोटी आंत का जो सेकंड पार्ट है ना, ये तो हो गई आपकी ड्यूडेनियम, जो कि 25 सेंटीमीटर के करीब लंबी होती है, ठीक। अब
ये जो पार्ट है, ये आगे का पार्ट, ये अग्र शुद्रांत कहलाता है, लगभग 1 मीटर लंबा होता है ना, ये जो पार्ट होता है, और इसे क्या बोलते हैं, अग्र शुद्रांत कहते हैं। फिर इस तरह से ये लंबी होती हुई, ये इसका लास्ट वाला पार्ट है ना, पीछे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट क्या कहलाता है, शुद्रांत, या इसको इलियम बोलते हैं। और ये कितना, लगभग 2 मीटर लंबा होता है। तो टोटल 3 मीटर हो गई ना, कि जीवित अवस्था में अभी हमने पढ़ा कि 3 मीटर लंबी होती है। तो इस तरह से, और यहाँ से ये किससे जुड़ी हुई होती है, बड़ी आंत से, वृहत आंत से जुड़ी हुई होती है। अब इसमें 4 उत्तकीय स्तर पाए जाते हैं। किस तरह से, पहला आपका होता है सिरोसा, ठीक है, फिर ये पेशी स्तर है जिसके अंदर ये वर्तुल है, ये बाहरी अनुदैर्ध्य है, ये सब म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा है। इस चित्र को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों, है ना, ये देखिए, ये सिरोसा है इसका बाहरी पार्ट जो होता है, ठीक है। फिर ये भीतरी वर्तुल पार्ट होता है और बाहरी अनुदैर्ध्य पार्ट होता है। ये आपका सब म्यूकोसा है, ये आपका म्यूकोसा है, और ये इसकी ल्यूमेन बीच का पार्ट है। ये उभरे हुए उभार दिख रहे हैं आपको, ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके क्रैकरिंग वलय होते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, आंत्र भित्ति में सामान्यतः 4 उत्तकीय स्तर पाए जाते हैं। 4 उत्तकीय स्तर हैं आपके, ठीक है। श्लेष्मिका और अधश्लेष्मिका दोनों वलित हो जाते हैं। ये देखिए, ये वलित हो गए, है ना, कुंडलित। और वजन लगभग वलन जो है लगभग 8 मिलीमीटर के होते हैं तथा क्रैकरिंग वलन कहलाते हैं। ये देखिए, ये अलग से दिखाया हुआ है आपको, ये जो इसका इतना सा पार्ट है ये अलग से दिखाया हुआ है, ये क्रैकलिंग वलन है ये आपके, है ना। और श्लेष्मिका के वलनों पर लगभग 1 मिलीमीटर उंगली जैसे उभार होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, विलाई। ये देखिए, ये 1 मीटर के, ये क्या है, विलाई हैं आपके, है ना, उंगली के जैसा उभार दिख रहा है आपको, ये इस तरह से, है ना। और जब इनको और देखते हैं तो ये क्या होते हैं, वास्तव में माइक्रो विलाई होते हैं, यानी ये देखो छोटे छोटे इसमें सूक्ष्मांकुर। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आंत का जो अवशोषण एरिया है उसको बढ़ा देते हैं। तो आप इसको वापस से एक बार देखिए, 4 स्तर हैं। फिर आप इसको देखिए कि ये जो पार्ट है इसको हमने देखा, यहाँ पर ये जो वलन है ये क्रैकरिंग वलन कहलाता है। इस वलन का भी जब हमने एक पार्ट देखा तो ये क्या कहलाता है, विलाई कहलाता है, उंगली के आकार की होती है। और इस विलाई में भी एक पार्ट जब हमने देखा तो ये क्या कहलाते हैं, सूक्ष्मांकुर। बहुत सारे होते हैं, ये हजारों की संख्या में होते हैं, ये सूक्ष्मांकुर कहलाते हैं। अब ये जो सूक्ष्मांकुर हैं आपके 1000 के करीब, है ना। तो ये जैसे ब्रश होता है ना आपका, कोई भी ब्रश होता है आपका, उस ब्रश में जैसे उसके रोए होते हैं, उसी तरह से ये, इसको क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर बोलते हैं, ठीक है। अब इसका इतना सा पार्ट, ये एक पर्टिकुलर पार्ट लेकर के जो इसको बड़ा करके दिखाया गया है, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए ब्रश बॉर्डर कोशिका, है ना। और इसमें ये जो बीच में ये जो गुहिकाएं बनती हैं, इनको क्या बोला जाता है, लीबर कुंड प्रगुहिकाएं, ठीक है। दो सूक्ष्म अंकुर के बीच में जो गुहिका बनती है उसको क्या कहा गया है, लीबर कुंड प्रगुहिका कहा गया है, ठीक है। ये इधर अलग से एक आपका सूक्ष्मांकुर दिख रहा है ना, ये सूक्ष्मांकुर है, ये इसका एक आपका विलाई है ना। और इसमें ये आप अंदर की साइड देखिए, ये इस तरह से नलिकाएं होती है, लिम्फ वाहिनी होती है, आधारीय झिल्ली होती है, और इसमें रक्त केशिकाएं पाई जाती है, कैपिलरी। ये जो रेड कलर की आपको दिख रही हैं ये क्या है, रक्त केशिकाएं होती हैं। फिर ये जो गर्तिकाएं होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कलश की जैसी जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कलश कोशिकाएं कहते हैं, या इनको गॉबलेट सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये आपकी गॉबलेट सेल्स हैं, ये रही, ठीक है, ये आपको दिख रही हैं, ये आपकी क्या है, गॉबलेट सेल्स हैं, ठीक। और ये क्या करती हैं, श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं, यानी चिकनापन, जो चिकना सा पदार्थ होता है उसका स्त्राव करती हैं। और आंतरिक कोशिकाओं बड़ी मात्रा में ये क्या करती हैं, जल का अपघटन करने का भी काम करती हैं। और इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पाचक एंजाइम भरे हुए होते हैं, बहुत सारे पाचक एंजाइम भरे हुए होते हैं। इसके साथ ही पैनित की कोशिकाएं होती हैं। वो पैनित की कोशिकाएं क्या करती हैं, अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह चला जाता है इसके अंदर, तो वो पैनित की कोशिकाएं उसमें से एंजाइम्स निकलते हैं जो कि इसको जीवाणुओं को ये एंजाइम लाइसोजाइम का स्त्राव करती हैं, जिससे कि क्या होते हैं, ये जो जीवाणु हैं, ये जो बैक्टीरियाज अंदर जा रहे हैं, ये पैनित की जो कोशिकाएं हैं, ये पैनित की कोशिकाएं हैं, है ना। ये पैनित की कोशिकाएं क्या करती हैं, इनको मारने का काम करती हैं। और कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। ये आपसे पूछा जा सकता है बेटा आपके एग्जाम्स में कि कौन सा अरे हाँ, एग्जाम से पूछने से तो मुझे याद आया, आप लोगों ने कॉपी पेन उठाया, कॉपी पेन ले लीजिए अगर आप भूल गए हैं तो, है ना। कॉपी पेन लेकर के, और ये जो मैं बता रही हूँ ये
आप डायग्राम्स भी बना लीजिए और थोड़ा सा लिख भी लीजिए जिससे कि आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। अब गृहिणी में श्लेष्मा का स्राव करने के लिए छोटी छोटी कुंडलित श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, वो श्लेष्मा ग्रंथियां जो है अधः श्लेष्मिका में पाई जाती हैं, ये रही, और इनको क्या कहते हैं, ब्रूनर ग्रंथियां। इनको क्या बोला जाता है, ब्रूनर ग्रंथियां, ये रही, है ना। ये तो आपकी पैनथ कोशिका हो गई, ये आपकी कलश कोशिका, अवशोषण कोशिकाएं, ये आपकी कलश कोशिकाएं, ये ना कलश के जैसे, इनको कलश कोशिकाएं इसीलिए कहते हैं, कलश के जैसी बनी हुई होती हैं, गॉबलेट, है ना, उसके जैसी होती हैं, और ये अवशोषण कोशिकाएं हैं आपकी। ठीक, और ये जो है ये आपकी क्या है, ब्रूनर ग्रंथियां हैं। ये क्या करती हैं, श्लेष्मा का स्राव, है ना, श्लेष्मा ग्रंथियां जो होती हैं उसका स्राव करती हैं। फिर आ गई आपकी बड़ी आंत। छोटी आंत जो है किससे जुड़ी हुई होती है, बड़ी आंत से जुड़ी हुई होती है, और ये अंतिम खंड है आपके आहार नाल का। बड़ी आंत जो होती है ये आहार नाल का अंतिम खंड होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर तक होती है। ये देखिए, ये आपकी बड़ी आंत का पार्ट है। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। उंडूक, ये रहा, ये पार्ट जो है ये उंडूक कहलाता है, ये आपका पूरा वृहतांत्र है, और ये मलाशय है। ये 3 पार्ट से मिलकर के बड़ी आंत बनती है। ठीक है, ये आपका उंडूक पार्ट हो गया, ये आपकी वृहतांत हो गई पूरी, और ये आपका मलाशय हो गया, है ना। अब जो उंडूक है ये एक छोटी और बड़ी आंत की संधि पर पाया जाता है। ये उंडूक क्या है, छोटी और बड़ी आंत की संधि पर पाया जाता है, और यहाँ पर ये परिशेषिका होती है ना, जैसे अंधनाल, ये इसके साथ यहाँ पे इसको अंधनाल भी बोलते हैं, ये ना सीकम जो होता है आपका उंडूक जो होता है। ठीक है, इसका कोई कार्य नहीं होता है, और इसके सिरे पर प्रवर्ध होता है जिसे क्रीमी रूपी परिशेषिका बोला जाता है, जिसे कि अपेंडिक्स बोलते हैं, है ना, जो कि जिसका कि कोई कार्य नहीं होता है इस आहारनाल में। बृहदांत्र के 3 भाग होते हैं, आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही। अब देखिए, आरोही है ना इस साइड वाला, अनुप्रस्थ ये वाला, और ये अवरोही। ठीक है, आरोही तो क्या होता है, आरोही को कहते हैं चढ़ने वाला, है ना, तो ये आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही यानी उतरने वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके 3 पार्ट अलग से दिखाए गए हैं। और अब मलाशय व गुदा की हम बात करते हैं, तो इसका ये अंतिम भाग होता है, और गुदा के चारों ओर क्या होती हैं, 2 अवरोधनियाँ होती हैं जो कि रेखित पेशियों की बनी हुई होती है। साथ में बड़ी आंत में रसांकुरों का अभाव होता है। बड़ी आंत में कोई ज़्यादा कुछ आपके पाचन का कार्य नहीं होता, जो पचा हुआ भोजन है वो बड़ी आंत में जाता है, और जो बचा हुआ जो थोड़ा बहुत जल वगैरह है उसका ही इसमें अवशोषण होता है। और बृहत आंत की जो अनुदैर्ध्य पेशियाँ हैं ये 3 पार्ट्स में हैं। देखिए, एक पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत, इसे टीनी कोलाई बोलते हैं। ठीक है, ये इसके बीच बीच में जो है चुष्कांगों के जैसे ये बड़ी जो आंत है ये उभरी हुई होती है। तो इस तरह से ये आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में बात की कि छोटी आंत जो है वो काफ़ी लंबी होती है। स्टार्टिंग जो उसका पार्ट है ड्यूडोनियम गृहिणी 25 सेंटीमीटर होता है, और ये बाकी जीवित अवस्था में 3 मीटर होती है। स्टार्टिंग का पार्ट जो है अग्रशुद्रांत कहलाता है, लास्ट का पार्ट जो है वो शुद्रांत कहलाता है या इलियम कहलाता है, जो कि 2 मीटर के लगभग होता है। और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं बहुत सारे, है ना, विलाई पाई जाती है, उस विलाई के ऊपर रसांकुर पाए जाते हैं जो कि अवशोषण के एरिया को बढ़ाते हैं। तो 3 ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। तो यहाँ पर आप देखिए, ये है आपकी लार ग्रंथियाँ, ये आपकी यकृत ग्रंथि, और ये आपकी हो गई अग्नाशय ग्रंथि। तो इस तरह से ये 3 पाचक ग्रंथियां हैं। तो एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं हम लार ग्रंथि की। तो लार ग्रंथि जो है वो 3 जोड़ियों में होती है। कैसे होती है, कहाँ पर होती है, तो एक जोड़ी तो होती है आपकी अधोजीवा यानी जीवा के नीचे होती है, एक होती है अधोजम यानी आपके जबड़े के नीचे, और एक होती है कर्णपुर यानी कान से पहले। ठीक है, तो अधोजीवा सबलिंगुअल, अधोजम सब मैक्सिलरी, कर्णपुर पैरोटिड। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 जोड़ी जो है आपकी लार ग्रंथियाँ होती हैं। और लार जो है वो क्षारीय होता है, इसमें जल मिला हुआ होता है, साथ ही इसमें माइलेज, टाइलिन जो है वो इसमें मेन एंजाइम होता है ना। कुछ आयंस भी होते हैं आपके कार्बोनेट के, क्लोराइड के, है ना, तो और श्लेष्मा होती है साथ में। और जो आपका टाइलिन एंजाइम है उसके साथ ही क्या होता है, लाइसोजाइम होता है, जो क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो आप ये अच्छी तरह से देख लीजिए, है ना, कि आपकी लार ग्रंथियां जो है कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको अपना पेन और कॉपी तैयार रखना चाहिए, वीडियो को रोक करके, और इसको थोड़ा सा चित्र को आप बना लीजिए, और जो ये लिखा हुआ है इसे भी आप पढ़ लीजिए और लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, है ना। आगे बात करते हैं हम यकृत की। यकृत जो है ये 2 पालियों में बटा हुआ होता है, बेसिकली बाईं और दाईं, ठीक है। तो बाईं पाली जो है ये आप देख रहे हैं छोटी होती है, और दाईं पाली जो होती है ये बड़ी होती है, ठीक है। और इसके अलावा इस दाईं पाली के नीचे क्या होते हैं, 2 और ग्रंथियां होती हैं जिसे क्वाड्रेट और कॉडेट ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है यकृत का एक पार्ट है ना। इसका निर्माण किससे होता है, भ्रूण की एंडोड्रम से होता है। दाईं पाली की निचली सतह पर एक थैलीनुमा, ये थैलीनुमा क्या होता है, आपकी पित्ताशय, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, ये देखिए ये क्या है, पित्ताशय, थैलीनुमा है ना, दाईं पाली के नीचे की साइड, ठीक है। यहाँ पर, और यहाँ पर हमने अलग से बताया हुआ है कि ये देखिए पित्ताशय है। पित्ताशय में से जो है पितरस का स्रावण होता है। अब पित्ताशय की जो ये डक्ट है, यकृत की डक्ट और ये पित्ताशय की डक्ट, ये वाली तो डक्ट है आपकी पित्ताशय की, और ये आपकी यकृत की डक्ट है। ये दोनों आकर के जब मिल जाती हैं तो ये कॉमन बाइल डक्ट बना लेती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डक्टस कोलोडोकस, जिसको क्या बोला जाता है, डक्टस कोलोडोकस बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह पित्तरस को कहाँ पहुँचाती है, ग्रहणी में, ड्यूडोनियम है ना, ग्रहणी यू आकार की। हमने जब शुद्रांत पढ़ी थी तब हमने बताया था कि स्टार्टिंग का पार्ट है ना। तो ये पित्तरस को कहाँ पहुँचाती है, ग्रहणी में पहुँचाती है। फिर यकृत में जो है शिरा पात्रों, ये जो यकृत की दीवारें हैं, ये देखिए इसका यकृत का एक पार्ट है ना, इंटरनल पार्ट है उसका, टीएस का, और इसमें कुछ कुफर कोशिकाएं होती हैं। ये क्या करती हैं, जो पुरानी रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको विखंडन कर देती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कुफर कोशिकाएं है ना, इनके बारे में पूछा जा सकता है। अब यकृत के कार्य, यकृत जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, है ना। तो सबसे पहले यकृत जो है उसमें नीचे की ओर जो हमने बताया था आपको, गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय जिसको बोलते हैं, उसमें से क्या होता है, पित्तरस का स्रवण होता है ना, बाइल डक्ट जिसको कहते हैं। एक क्षारीय होता है, और सोडियम कार्बोनेट, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन और पित्तवर्णक इसमें कणिकाएं पाई जाती हैं। अब पित्तरस के काम क्या क्या हैं, तो पित्तरस क्या क्या करता है, आप देखिए कितने सारे काम कर रहा है पित्तरस अकेला। वसा का पायसीकरण करता है, वसा के पृष्ठ तनाव को कम करता है, आंत के अम्ल को उदासीन करता है, भोजन को सड़ने से रोकता है, पित्तवर्णक लवण आदि उत्सर्जी पदार्थों को यकृत से बाहर निकालने का कार्य करता है। यह कैरोटीन, विटामिन डी, ई, के इनका अवशोषण करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, और अग्नाशयी रस के लाइपेज को क्रियाशील बनाता है। ये तो केवल पित्त रस के कार्य हैं। और यकृत के अगला जो कार्य है वो क्या होता है, वसा और विटामिन का संचय करना, यानी ग्लूकोज जो है उसको वसा में बदल करके उसको संचित कर लेता है ना। विटामिन का भी इस तरह से संग्रह करता है। फिर भ्रूणीय अवस्था में यकृत आरबीसीज का निर्माण करता है। तो आप देखिए जब भ्रूण अवस्था में होता है तब ये क्या करता है, आरबीसीज का निर्माण करता है ना। और जो कुफर कोशिकाएं जो होती हैं वो निष्क्रिय और मृत जो आरबीसीज, अभी अपन ने पढ़ा था पिछले उसमें स्लाइड में कि जो कुफर कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, जो पुरानी और मृत जो आरबीसीज होती हैं उनको हटाने का, नष्ट करने का काम करती हैं। फिर ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय करता है, यकृत का कार्य है ये। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक हो जाती है तब क्या करती हैं यकृत कोशिकाएं, वो ग्लूकोज को किस में बदल देती हैं, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती हैं। इस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। तो आप वीडियो को रोक लीजिए प्लीज़ और इसको लिख लीजिए कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती हैं, जिसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजिनेसिस कहा जाता है। इसके बाद है आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस, है ना। तो इस क्रिया में जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में बदलना होता है। ऐसा रुधिर में ग्लूकोज की कमी के समय, जब ग्लूकोज की रुधिर में कमी हो जाती है उस समय ये वापस क्या करती है, ग्लाइकोजन को किस में परिवर्तित कर देती है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यकृत कोशिकाएं अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लीसरॉल से क्या करती हैं, ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। फिर विषहरण, विषहरण बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक विषैला प्रसनिक अम्ल बनता है जो कि बहुत विषैला होता है ना, उसका भी हरण जो है
कौन करता है? यकृत कर लेता है। जीवाणुओं का भक्षण करने में, यानी जो भी हानिकारक जीवाणु जो हैं वो आते हैं, उनको क्या करता है ये यकृत कोशिकाएं फैगोसाइटोसिस द्वारा क्या करती हैं? भक्षण करके उनको नष्ट कर देती हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी, किसके द्वारा, कौन सी कोशिकाओं के द्वारा? तो फैगोसाइटोसिस है ना, इनके द्वारा जो है इनका भक्षण करके नष्ट कर देती हैं। फिर डीएमिनेशन, तो अमीनो अम्ल जो है उसको यकृत की कोशिकाएं क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं और उनका पायरुविक अम्ल और अमोनिया में है ना विघटन कर देती हैं। इसको क्या बोलते हैं? डीएमिनेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि डीएमिनेशन की क्रिया क्या है। तो उस कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा कि यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो अमीनो अम्ल को क्या करती हैं? पायरुविक एसिड और अमोनिया में है ना विघटित कर देती है। इस प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं? डीएमिनेशन कहते हैं। फिर यूरिया का संश्लेषण करती हैं। तो यानी यूरिया का जो संश्लेषण स्टार्ट जो होता है वो कहाँ होता है? यकृत में होता है। तो यकृत कोशिकाएं जो है कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन करके उसे सामान्य यूरिया में बदल देती हैं। क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ बताएं। तो यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है। यूरिया वृक्क के द्वारा मूत्र के साथ शरीर है ना, यूरिया जो होता है बनता है, फिर वो वृक्क के थ्रू कहाँ? आपके शरीर से बाहर मूत्र के रूप में निकाल दिया जाता है। फिर हिपैरिन का स्रावण, यकृत कोशिकाएं हिपैरिन नामक एक प्रोटीन होता है उसका निर्माण करती हैं, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है ना, प्रतिस्कंद है। फिर प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रोनिनोजन का संश्लेषण करती हैं। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से आ गई आपकी कि यकृत कोशिकाएं रक्त प्लाज्मा की प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रो नोजन नामक महत्वपूर्ण प्रोटीन का निर्माण करती है। रुधिर का धक्का बनाने के काम आता है, आपको ध्यान होगा जब आपने रुधिर पढ़ा तो। फिर अकार्बनिक पदार्थों का संचय, यकृत अकार्बनिक पदार्थों का संचय करके एल्ब्यूमिन का संश्लेषण करता है। ठीक है। लिम्फ निर्माण तथा ताप उत्पादन, या यकृत जो है वो क्या करता है? लिम्फ का निर्माण करता है और साथ में ताप उत्पादन का केंद्र भी इसको माना गया है। तो आप देखिए कितने सारे कार्य हैं यकृत के, है ना। और अगली जो हमारी ग्रंथि है वो कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय जो होता है वो लीफ के जैसा होता है, क्या देखो आप, लीफ के जैसा होता है एक, है ना। और ये देखिए ड्यूडोनियम के अंदर यहाँ पर लीफ के जैसा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय। ठीक है। ये ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच में पाया जाता है और ये जो है भ्रूण की एंडोडर्म से भी इसका निर्माण होता है। और दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इसमें, एक तो होती है एसिनाई, ये देखो ये है आपकी, इसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं ये एसिनाई है। ये एसिनाई का एक बड़ा सा पार्ट यहाँ पर बताया हुआ है, ये एसिनर सेल्स हैं, है ना। ये संयोजी उत्तक के बीच बीच में पाई जाती हैं और इससे क्या होता है? अग्नाशयी रस का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? अग्नाशयी रस का निर्माण होता है। दूसरी होती है आपकी लैंगरहैंस दीपिकाएँ। और लैंगरहैंस दीपिकाएँ जो है यहाँ से एक हार्मोन भी निकलता है जिसको इंसुलिन हार्मोन बोलते हैं, है ना। और साथ में ये 3 तरह की होती हैं इसमें सेल्स, अल्फा, बीटा और गामा या डेल्टा। तो ये देखिए ये इस टाइप की ये जो सेल्स हैं ये तो अल्फा सेल्स हैं, है ना। ये हो गई आपकी डेल्टा सेल्स और ये हो गई आपकी गामा सेल्स, है ना। डेल्टा या गामा और ये हो गई आपकी बीटा सेल्स। ठीक है। तो इस तरह से ये 3 तरह की सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा या गामा सेल्स। तो अल्फा जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करती हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करती हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन, है ना। इंसुलिन हार्मोन आपने सुना हुआ होगा, जैसे किसी को मधुमेह रोग हो जाता है ना, तो इंसुलिन के इंजेक्शंस उनको दिए जाते हैं। और जो आपका ये गामा या डेल्टा कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं? ये सोमेटोस्टैनिन, ग्रेस्टिन और सीरोटिनिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। यानी बेसिकली जो अग्नाशय ग्रंथि है उसमें एसिनाई की जो कोशिकाएं हैं वो आपका काम करती हैं, क्या करती हैं? अग्नाशयी रस का निर्माण करने का काम करती हैं। ठीक है, ये एसिनाई की। और जो ये आपकी लैंगरहैंस द्वीप की जो कोशिकाएं हैं ये आपके हार्मोन्स, जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं उनको स्रावण करने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये हमारी 3 पाचक ग्रंथियां हुई आज, है ना। लार ग्रंथि, आपकी यकृत ग्रंथि और साथ में अग्नाशय ग्रंथि। पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ये 5 क्रियाएं होती हैं पूरे पाचन तंत्र में,
है ना। जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद इस तरह से क्रिया होती है। तो खाना खाना यानी अंतर्ग्रहण, यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब ही यही होता है कि भोजन को अपने मुख के अंदर लेना। तो मानव या जो भी प्राणी जो है अपना भोजन जो है वो मुख द्वारा ग्रहण करता है, उसको अंतर्ग्रहण कहा जाता है। और मानव जो है आपको मालूम है सर्वाहारी यानी सब कुछ खाता है। वो अंतर्ग्रहण के 2 चरण होते हैं। आपको जब पहला वीडियो हमने देखा था तो उसमें हमने दांतों की बात की थी। तो उसमें बताया था कि जो आपके कृतक दंत होते हैं ना, वो क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं, इंसीजर्स जिनको कहा जाता है ना। और जो आपके प्रीमोलर्स और मोलर्स हैं वो क्या करते हैं, आपके चबाने का काम, काटने और चबाने का काम। काटने का काम आपका कर लिया इंसीजर्स ने किया, और प्रीमोलर और मोलर्स ने क्या किया, आपका तोड़ने, भोजन को तोड़ने का और चबाने का काम किया। ठीक है, यहाँ तक आपको बात आ गई समझ में। अब पाचन जो होता है ना, अंतर्ग्रहण के बाद क्या था, पाचन। पाचन जो है वो आपका मुखगुहिका में होता है, आमाशय में होता है, ग्रहणी में होता है, छोटी आंत में होता है और बड़ी आंत में होता है। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे, और आज के वीडियो में हम मुखगुहिका में पाचन और आमाशय में पाचन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मुखगुहिका में पाचन। तो जैसे ही पाचन, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हम जब कोई अच्छा सा खाना देखते हैं, जैसे हमने खाना खाया तो क्या होता है, लार जो है उसको, लार ग्रंथियां जो है लार स्रावित करने लग जाती हैं और उस भोजन को थोड़ा सा गीला कर देती हैं, है ना। और हमारे दांत उसको जब चबाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, टाइलिन नामक एंजाइम जो है वो कार्य करता है। वो क्या करता है, स्टार्च को जो है किस में बदल देता है, डेक्स्ट्रीन और माल्टोज में बदल देता है। और यहाँ पर हल्का सा कैसा होता है, अम्लीय माध्यम, हल्का सा, है ना, 6.8 के करीब pH का हल्का सा अम्लीय माध्यम होता है। अब भोजन में उपस्थित अम्ल को उदासीन करने का कार्य क्या करते हैं, कौन करता है, लार में जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो इसको हल्का सा उदासीन करने का काम करते हैं। और आपको पता है कि मुंह में भोजन जो है बहुत कम समय तक रहता है, लेकिन भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए, है ना। ये आप जब भी खाते हैं खाना तो आपकी मम्मी वगैरह कहते हैं ना कि बेटा धीरे धीरे चबा चबा के खाना खाओ। तो भोजन को अच्छी तरह से चबा करके खाना चाहिए। तो यहाँ पर अब भोजन क्या करेगा, आपकी आगे बढ़ेगा, है ना, गले से जाता है ना आपका, है ना। तो ये क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है, यानी निवाला जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर भोजन का क्या नाम हो जाता है, बोलस। ठीक है, क्या कहलाता है ये भोजन, बोलस के स्वरूप में होता है। और ग्रसनी से, हमारी ग्रसनी से होता हुआ ग्रसिका में होता है, और फिर ग्रसिका से कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। आपको बताया गया था जो हमारी जो ग्रसिका है वो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो कि जे आकार के आमाशय से जुड़ी हुई होती है ना। और उस आमाशय में जो है ये भोजन पहुंच जाता है। अब आमाशय में क्या होता है, तो आमाशय में क्रमागुंचन गति, क्रमागुंचन मतलब जो उसकी दीवारें हैं वो फैलती और सिकुड़ती रहती हैं, उसको क्रमागुंचन गति कहते हैं। उसके द्वारा मथा जाता है और इसके अंदर क्या हो जाता है, जठरीय रस मिलाया जाता है, जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है ना। और भोजन यहाँ पर कितने घंटे, 3 से 4 घंटे रहता है। अब यहाँ पर श्लेष्मा भी होता है, HCl भी होता है ना, और लाइपेज अल्प मात्रा में होता है। तो किस तरह से ये कार्य करता है, तो HCl के कारण जो है जठरीय रस कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, और इसकी pH लगभग 1.8 हो जाती है ना। और ये भोजन की pH को भी कम कर देता है, और ये कम जब कर देता है यानी अम्लीय माध्यम जब ज़्यादा हो जाता है तो जो अमाइलेज है, लार की जो अमाइलेज होती है उसकी क्रिया क्या होती है, रुक जाती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो भोजन में जो उपस्थित जीवाणु हैं उनको नष्ट करता है। अब पेप्सिनोजन जो होता है वो HCl से क्रिया करके किस में बदल जाता है, पेप्सिन में। पेप्सिन जो है वो सक्रिय हो जाता है। पेप्सिन एंजाइम जो है अब क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, है ना, प्रोटीन जो है उसका अपघटन करेगा। अब प्रोटीन का अपघटन करके किस में बदलता है, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स में इसको बदल देता है। फिर आमाशय में जो ये पेप्सिन है, ठीक है, ये प्रमुख एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है ना। और लाइपेज जो होता है वो आपके जो दूध की वसा होती है उसका पाचन करने में सहायक होता है। ये बहुत कम वसा का पाचन कर पाता है, जैसे ट्राइब्यूटाइरिन जो होता है, मक्खन में उपस्थित वसा है, वो वसा अम्लों में पचा देता है उसको। और आमाशय में पाचन के बाद भोजन कैसा बन जाता है, एकदम पतली लेई जैसा बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, है ना। ये किस में परिवर्तित हो जाता है, काइम में परिवर्तित हो जाता है। अब एक चीज़ आपने नोट की नहीं की, चलो मैं आपको बताती हूँ कि हमने अभी क्या बोला
कि HCl होता है हमारे पेट के अंदर, है ना, हमारे जो आमाशय के अंदर क्या होता है, HCl होता है। तो HCl की तो pH 1.8 यानी बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है वो, है ना। और आपने कभी लैब वगैरह में काम करते हुए देखा होगा कि जो HCl को अगर हम कहीं पर भी डालते हैं तो वो जगह जल जाती है ना, कपड़ों पर भी कई बार गलती से गिर जाता है तो वो जल जाता है। तो ये तो हम साथ में लेके चल रहे हैं, तो हमारा जो पेट है वो तो जल जाना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्योंकि उसमें श्लेष्मा की परत होती है, इसकी जो दीवारें होती हैं उसमें क्या होती है, श्लेष्मा की परत होती है, जो कि HCl को दीवार से दूर रखती है ना। इसलिए अम्लीय होते हुए भी क्या होती है, आंतरिक भित्ति पर श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है, जिसे भेद कर HCl की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए हमारी भित्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचती। ये प्रश्न पूछा जाता है ना, तो इसीलिए मैं आपको स्पेशल बता रही हूँ। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से मुख गुहिका में टाइलिन जो है वो पाचन करता है, और उसके बाद बोलस के रूप में भोजन जो है वो ग्रसनी और ग्रसिका से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। और आमाशय में HCl होता है जो कि क्या करता है, पेप्सिन में बदल सक्रिय पेप्सिन बना देता है, और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करके उसको आगे पेप्सिनोजन और पॉलीपेप्टाइड्स में उसको बदल देता है ना। और वसा जो है, लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन हल्का सा कर देता है। और सबसे ज़्यादा पाचक रस जो होते हैं वो इसी अग्नाशयी रस में होते हैं। तो किस तरह से होते हैं, तो सबसे पहले आपका है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन क्या करता है, ये निष्क्रिय एंजाइम है जो कि कहाँ से मिलता है, ग्रहणी की श्लेष्मिका परत से स्रावित होता है ना। उसके द्वारा वहाँ पर कौन सा होता है, एंटेरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम होता है, एंटेरोकाइनेज। तो आपका प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम है ये कहाँ से स्रावित होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ग्रहणी की श्लेष्मिका परत से स्रावित होता है। और फिर ये जो एंटेरोकाइनेज है ये क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देता है, सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। यानी अब ट्रिप्सिन जो है क्या करेगा, ट्रिप्सिन जो है वो आगे काइमोट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देगा, काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित कर देगा। और ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ये दोनों एंजाइम प्रोटीन, प्रोटियोज और प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड किस में बदल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स में। प्रोटीन्स को और प्रोटियोजेस को किस में बदल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देते हैं। और कार्बोक्सीपेप्टिडाइजेस ये क्या करता है, ये भी निष्क्रिय प्रकार का होता है, लेकिन ट्रिप्सिन वो एंटेरोकाइनेज के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसको सक्रिय कर दिया जाता है, ट्रिप्सिन और एंटेरोकाइनेज के द्वारा, है ना। और ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज में परिवर्तित हो जाता है। और ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज अब क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स को किस में बदल देता है, अमीनो एसिड्स में बदल देता है। ये देखिए, पॉलीपेप्टाइड्स, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमीनो एसिड्स में इसको बदल देता है। तो ये क्रिया जो जिस तरह से ये एक एक करके चल रही है, आपको इसी तरह से इसको ध्यान में रखना है। फिर एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज जो होता है स्टार्च को ग्लाइकोजन, है ना, उसको किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन को माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च प्लस ग्लाइकोजन को एमाइलेज किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो है ये एंजाइम जल अपघटन द्वारा वसा को वसीय अम्लों में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है, लाइपेज जो है यहाँ पर ज़्यादा काम करता है। थोड़ा सा पाचन तो वसा का कहाँ हुआ था, आपके आमाशय में हुआ था, बाकी जो वसा का पाचन है वो यहाँ पर होता है आपके ग्रहणी के अंदर। फिर न्यूक्लियोएजेस, ये दो प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान है, न्यूक्लियोक एसिड जो होते हैं आपके DNA और RNA, है ना, DNAs और RNAs। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो न्यूक्लियेसेस के साथ किस में पहले तो बदलता है, न्यूक्लियोटाइड में, और फिर उसके बाद न्यूक्लियोसाइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ग्रहणी में भोजन का लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है। और यहाँ पर एक आपकी एंटेरोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा जो है पाचक एंजाइम से पाचन की क्रिया जो है वो पूर्ण होती है, और यहाँ पर हल्का सा क्षारीय माध्यम होता है। और इसमें अधिकांश जो है आपका भोजन 4 से 5 घंटे के करीब रहता है ना। इसमें ज़्यादातर जो कार्य होता है वो अवशोषण का कार्य होता है, पाचन से ज़्यादा किसका कार्य होता है, अवशोषण का कार्य किया जाता है। फिर भी जो कुछ जो आपके
पाचन में काम आते हैं वो हैं जैसे पेप्टिडेज जो हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीओज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स को किस में बदल देते हैं, सरलतम अमीनो एसिड्स में बदल देते हैं। साथ ही माल्टेज क्या करता है, माल्टेज क्या है, डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड जो है वो उसको किस में बदल देगा, सरलतम जो है वो मोनोसेकेराइड्स है ना, उसमें बदल देता है माल्टेज की उपस्थिति में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। साथ ही सुक्रेज भी यही कार्य करता है, सुक्रेज भी सुक्रोज किस रूप में है, डाइसेकेराइड्स के रूप में है, उसको भी सरलतम रूप उसका क्या होगा, मोनोसेकेराइड्स, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। फिर लैक्टेज जो होता है आपका कहाँ किस में मिलता है, दूध में, है ना, तो दूध की शर्करा को ये किस में, मोनोसेकेराइड्स में बदल देता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। साथ फिर लाइपेज की बात करते हैं, तो लाइपेज क्या है, ये वसा का पाइसीकरण करता है, यानी वसा को किस में बदल देता है, पाइसीकृत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है ना, सरलतम रूप में आ रहा है। अब पचित भोजन यही होता है। फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स, है ना, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इनको क्या करता है, न्यूक्लियोसाइड्स एवं फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड्स को किसमें, नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा में बदल देता है ना, नाइट्रोजनिक क्षारक और शर्करा में बदल देता है। तो न्यूक्लिक अम्ल पहले क्या करता है, न्यूक्लियस को किस में बदलता है, न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। फिर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स, है ना, न्यूक्लियोटाइड तो किस में बदल जाता है, न्यूक्लियोटाइडेजेस की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में बदलता है, और फिर ये न्यूक्लियोसाइड किस में बदल जाता है, नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा, यानी सरलतम रूप में आ जाता है ये आपके। ठीक है, तो इस तरह से ही किसमें ये सारा ये पाचन क्रिया किसमें हुई है, ये पाचन क्रिया आपकी छोटी आंत में हो रही है। फिर बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है, सामान्यतः अवशोषण की क्रिया जो है वो होती है। श्लेष्मा का स्राव जो अपचित उत्सर्जी पदार्थों को जो है वो कणों को चिपकाने और स्नेहन होने के कारण उनका बाह्य निकास जो है वो आसान बनाता है। यहाँ पर श्लेष्मा अधिक उपस्थित होती है और जो बचा हुआ भोजन है, पूरा पचा हुआ जो भोजन है वो यहाँ पर पचने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ बड़ी आंत में आ जाता है, और थोड़ा सा जो जल वगैरह बचा है उसका वापस से अवशोषण कर लिया जाता है और बाकी जो है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ तक ये पूरी की पूरी जो क्रिया थी वो आपकी पाचन की क्रिया थी। अब एक कुछ विशेष जंतुओं में ऊर्जा की बात करते हैं कि जब हम भोजन हम क्यों खाते हैं, भोजन हम खाते हैं हमारे ऊर्जा ग्रहण करने के लिए, है ना, ऊर्जा हमें भोजन से ही मिलती है। तो जब हम ये ऊर्जा लेते हैं तो सभी प्रकार की जो ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब इसे किस तरह से वैज्ञानिकों ने नापा है, इसे वैज्ञानिकों ने कैलोरी अथवा जूल के रूप में इसको मापा गया है, और 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने की ऊर्जा जो है वो क्या कहलाती है, वो अत्यल्प मात्रा होती है ऊर्जा की, है ना, और 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की वह मात्रा है जिसकी आवश्यकता 1 किलो जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के लिए होती है। फिर पोषण वैज्ञानिक क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि किलो कैलोरी को कैलोरी अथवा जूल के रूप में व्यक्त करते हैं। भाई इतने कैलोरी आपने ऊर्जा ग्रहण की, इतना ये खाना खाया तो आपको इतने कैलोरी मिली। आपने एक चार्ट वगैरह भी देखा होगा और सुना भी होगा कि भाई हम ना इतने कैलोरी, अगर हम मक्खन खाएंगे तो इतने कैलोरी खा लिया, है ना, रोटी खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उसका डिफरेंट कैलोरी, तो कैलोरीज में वो जो है ऊर्जा को मापते हैं। 1 बम कैलोरीमीटर, ये क्या होता है, 1 ग्राम खाद्य पदार्थ के पूर्ण ग्रहण से शोषित ऊर्जा को खाद्य का स्थूल कैलोरी मान अथवा स्थूल ऊर्जा कहते हैं, मान कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछी जा सकती है कि स्थूल ऊर्जा मान जो है उसे किसे कहते हैं। तो 1 ग्राम खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाने का पदार्थ के पूर्ण दहन से जो ऊर्जा शोषित होती है ना, खाद्य का स्थूल कैलोरी मान उसको कहते हैं। इसको एक चार्ट से बताया हुआ है, कैसे बताया हुआ है, ऊष्मीय मान अलग होता है और कार्य की ऊर्जा का मान अलग होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम है और 4 ग्राम जो है इसका कार्य की मान है। प्रोटीन्स के लिए 5.65 किलो कैलोरी ऊष्मीय मान है और कार्य की मान कितना है, 5 किलो कैलोरी पर ग्राम। वसा के लिए जो है वो ऊष्मीय मान है आपका 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम और कार्य की ऊर्जा मान है आपका 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो इस तरह से ये खाद्य का जो है वास्तविक दहन जो हुआ है ना ऊर्जा, और उस खाद्य का कार्य की मान जो है वो क्या है, उसको इस तरह से इस चार्ट में इन लोगों ने, जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने बताया हुआ है। और यहाँ पर हमने जो है आपका